हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के फुटबॉल डेली में भाई काफ़ी मसालेदार अपडेट है हमारे पास। सबसे पहले भाई देखो, कल डी ब्रुयने ने जो करके दिखाया भाई उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरफा हुई, जहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रही थी टैक्टिकली और इन पोजीशन वाइज न्यूकासल यूनाइटेड को। और न्यूकासल यूनाइटेड की स्टोरी भी देखो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है पिछले कुछ टाइम से। वो ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के नीचे है, बल्कि अब वो यहाँ पर चेल्सी के भी नीचे जा चुके हैं, 10वें स्थान पर है। पिछले 7 प्रीमियर लीग गेम्स में से वो 6 प्रीमियर लीग गेम हार चुके हैं। और अगर हम वहीं बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो लग रहा है कि वो जो उनके रिगार्डिंग एक कंसेप्शन बना रखा है ना कि भैया देखो, वो अपने सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जो गियर लगाते हैं फिर उसकी कोई रुकावट नहीं है, वो लगता है यहाँ पर प्रूव होती हुई दिख रही है। इस गेम की अगर हम डिफॉल्ट मोड की बात करें तो न्यूकासल यूनाइटेड डेफिनेटली यहाँ पर मिड ब्लॉक में बैठी हुई थी और कुछ हद तक तो वो लो ब्लॉक में भी बैठी हुई थी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि मैनचेस्टर सिटी इज द पूल ऑफ द सुपरस्टार्स। बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही, डोकू अगेन वो एक्सप्लोसिवनेस। लेकिन दिक्कत की बात ये हो रही थी कि जहाँ न्यूकासल यूनाइटेड एक लो ब्लॉक में बैठी हुई थी। पहली चीज़ देखो, यहाँ पर डुब्राव काफ़ी अच्छा सेव कर रहा था। मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें उनके फर्स्ट चॉइस गोलकीपर निक पोप के एब्सेंस में उसने काफ़ी बढ़िया काम करा है। उसके साथ ही यहाँ पर जब आपके यहाँ पर लो ब्लॉक होते हैं तो उस लो ब्लॉक में मैनचेस्टर सिटी क्या करती है, वो डाउन द विंग्स खेलना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। डिस्पाइट यहाँ पर ऑफकोर्स वो बॉल रोटेट वगैरह करते हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि जो उनका गोल स्कोरिंग चांस है वो यहाँ पर 1-2 पासिंग इन सेंट्रल प्रोग्रेशन है। और उस चीज़ के लिए चाहे यूलियन अल्वारेज को थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़े, अब अर्लिंग हालैंड तो है नहीं, तो यूलियन अल्वारेज इनका फर्स्ट टाइम स्ट्राइकर है, फिल फोडन, यहाँ पर कोवचिच और अगर बर्नार्डो सिल्वा सबकी बात करें तो ये यहाँ पर मिडफील्ड को काफ़ी ज़्यादा हेविली प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक की फैक्टर ये भी है कि काफ़ी लोग ये मान के चल रहे हैं कि हालैंड नहीं है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। देखो, तुमको ये समझना पड़ेगा कि हालैंड नहीं है वो भी एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जॉन स्टोन्स भी नहीं है। ऐसे में मिडफील्ड में अपने आउटनंबर, जो पेप चाहता है कि मिडफील्ड में उसको कोई आउटनंबर ना कर सके, इसके लिए मैनचेस्टर सिटी बहुत ट्राई करती है कि सेंट्रल प्रोग्रेशन में उसके नंबर्स पड़े रहें। इस चीज़ को न्यूकासल यूनाइटेड ने अपनी 4-5-1 जहाँ पर 5 मिडफील्डर्स के साथ, जिसमें एल्मिरॉन यहाँ पर और उधर से यहाँ पर एंथनी गॉर्डन यहाँ पर टक इन करते हैं और मिडफील्ड में अपने नंबर बना के रखते हैं। पहला गोल यहाँ पर ऑफकोर्स विंग से असिस्ट होता है और बढ़िया, मतलब यार बर्नार्डो सिल्वा के देखो, मैं मानता हूँ कि बर्नार्डो सिल्वा एक ऐसा प्लेयर है जिसको गोल्स की ज़रूरत नहीं है अपनी एक्सीलेंस दिखाने के लिए, बट वो काफ़ी बेहतरीन गोल था। ऑफकोर्स यहाँ पर फिर इसक का एक गोल आता है और उसके बाद यहाँ पर एंथनी गॉर्डन का गोल आता है और ये न्यूकासल यूनाइटेड चाह ही रही थी और उसी एंगल से गोल आ गया जहाँ पर उनको एक काउंटर अटैक मिल जाए और उसी पे वो सिटी को हर्ट करेंगे, और ऐसे में ही उन्होंने यहाँ पर हर्ट किया सिटी को। लेकिन इस गेम में ड्रामेटिक टर्न तब आया जब 5 महीने बाद केविन डी ब्रुयने वापसी करते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए प्रीमियर लीग में। और भाई 4 मिनट के अंदर भाई ऑलमोस्ट असिस्ट करने वाले थे, फ्री किक से गोल मारने वाले थे। मेरे को ऐसा लग रहा था 2-3 केविन डी ब्रुयने खेल रहे हैं। मतलब देखो, ये चीज़ तो मेरे को लग रहा है कि केविन डी ब्रुयने ने अपनी स्पीड थोड़ी सी लूज करी है, लेकिन यार यही एक प्लेयर की, मतलब कहते हैं ना कि एक्सीलेंस का क्या कहते हैं, शोकेस होता है कि भाई उसको चाहे वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे प्लेयर्स को आउटस्मार्ट करने के लिए कोई तरकीब निकाल ही लेता है। मतलब केविन डी ब्रुयने की अगर प्रोग्रेसिव पासिस की बात करें, उसके विजन की बात करें, और जैसा मैंने तुमको भी समझाया कि पेप का आइडियल सिचुएशन यही था, सॉल्यूशन यही था कि भाई आप सेंट्रल प्रोग्रेशन में 1-2 करके यहाँ पर बाईपास करो न्यूकासल के प्रेस को और गोल मार के आओ। इसको केविन डी ब्रुयने से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और खूबसूरत तरीके से कौन कर सकता है, और केविन डी ब्रुयने ने यही करके दिखाया। लेकिन केविन डी ब्रुयने का गोल आता है एक बहुत ही बढ़िया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, जहां पर वो बॉल को लेता है, टर्न लेता है, बढ़िया प्रोग्रेस करता है, 3 न्यूकासल के प्लेयर्स को बीट करता है मिडफील्ड में और सीधा बैंग ऑन गोल। लेकिन इस गेम का क्लाइमैक्स आता है जब यहां पर केविन डी ब्रुयने मिडफील्ड से असिस्ट करते हैं टू ऑस्कर बॉब, ऑर्गेस्मिक फिनिश भाई। मतलब वो जो उसने स्किल करी ना वहां पे, मतलब ये वाले हाल हो गई थी, मतलब मज़ा ही आ गया था भाई। मैनचेस्टर सिटी ने इंजरी टाइम में मारा और ये हॉलमार्क होता है, ये एक सिग्नेचर होता है चैंपियंस का। और डेफिनेटली भाई जब हालैंड आएगा तो हालैंड केविन डी ब्रुयने पार्टनरशिप के लिए अपन तो प्रिपेयर्ड नहीं है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़े से मसालेदार खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेमार की। अब देखो, हाल ही में फुटबॉल डेली के एपिसोड में मैंने तुमको समझाया था कैसे भाई इस समय थोड़ी सी प्रॉक्सीज के चलते हैं यहाँ पर मेसी और नसर अल खिलाफी, यानी कि इन जनरल पीएसजी के बीच में थोड़ी तू मैं हो रही है। ऑफ कोर्स मेसी यहाँ पर इंटेंड नहीं करता, लेकिन पीएसजी तो खैर बेशर्म है, तो वो बेशर्मी से कह देती है कि भाई हमारे पीठ पीछे या फिर क्लब से बाहर निकल के अगर तुम्हें बकवास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। लेकिन इसी के चलते यहाँ पर नेमार का एक इंटरव्यू जो कि उसने ग्लोबो ई स्पोर्ट्स को दिया था सितंबर में, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर काफ़ी फैंस ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी है
कि भाई यहाँ पर नसीर अल खिलाफी को ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ मेसी नहीं बल्कि उनका ही एक ग्लोबल सुपरस्टार, फॉर्मर ग्लोबल सुपरस्टार नेमार ने भी यही सिंपल चीज़ कही थी कि नेमार और मेसी ने हेल, नरक एक्सपीरियंस करा था पेरिस में, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था और उस एक सेक्शन में यहाँ पर उन्होंने मेसी का किस्सा सुनाया था कि भाई देखो यहाँ पर बहुत बेकार तरीके से उसको जज किया गया था, बेकार तरीके से उसको ट्रीट किया गया था, और इन फुटबॉलिंग टर्म्स में जो मेसी ने पीएचडी लेकर के दिखाया उस लेवल पे यहाँ पर मेसी, पीएचडी के फैंस ने कभी भी उसको यहाँ पर सपोर्ट नहीं करा मेसी को, और थैंकफुली यहाँ पर मेसी अब अच्छी जगह चले गए हैं। इसके बाद ही मैं नेमार के रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट और बताया था, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। ब्राज़ील के नए मैनेजर आ चुके हैं, डोरेवाल जूनियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं कि नेमार और डोरेवाल जूनियर की यहाँ पर एक हिस्ट्री है। पहले मैं कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। डोरेवाल जूनियर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें उनसे पूछा गया कि भाई नेमार का क्या हिसाब है। अब मैंने तुमको 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि नेमार कोपा अमेरिका में नहीं खेलेंगे, उनकी जो यहाँ पर रिकवरी है वो ठीक चल रही है, बट यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि रिकवरी इतनी तेज नहीं हो सकती और ना ही होनी चाहिए कि उनको कोपा अमेरिका लेके फोर्स किया जाए। ऐसे में यहाँ पर डोरेवाल जूनियर ने पहली चीज़ तो ये कही कि देखो नेमार ऑफ कोर्स टॉप 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है बिहाइंड रोनाल्डो, मेसी वगैरह, और उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ कहा लेकिन नेमार बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है और हम उन पर काउंट करते हैं, लेकिन बिना नेमार के खेलना भी जरूरी है। अब देखो कोपा अमेरिका में तो वो ऑब्वियसली बाहर है, लेकिन दिखाता है कि भाई ब्राजील अब शायद से बिना नेमार के अपना फ्यूचर देख रही है, ऑन फॉर ऑब्वियस रीजंस। इनके रिगार्डिंग मैं किस्सा सुनाता तुमको। 2010 में काफ़ी लोग ये मानते हैं कि डोरेवाल जूनियर और नेमार कैसे गेट अलॉन्ग होंगे, दिक्कत की बात है। 2010 में जब नेमार सिर्फ 18 साल का था, सेंटोस में खेल रहा था, उस टाइम ये बंदा उनका मैनेजर था, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, जिसने एक नया लेवल पकड़ लिया था। सेंटोस का एक गेम चल रहा था, वहां पर पेनल्टी मिली, 18 साल का नेमार यहाँ पर वो पेनल्टी लेना चाहता था, लेकिन डोरेवाल जूनियर उस टाइम के मैनेजर, उन्होंने यहाँ पर वीटो करा कि नहीं भाई पेनल्टी नेमार नहीं लेगा। इस पे नेमार भड़क गया और यहाँ पर अल्टीमेटली मैच के बाद ऑन एंड ऑफ द पिच जाके नेमार ने काफ़ी ज़्यादा बुरा कह दिया। इसके चलते 30% या 50% यहाँ पर उनकी सैलरी डिडक्शन होगी 1 महीने के लिए, और बाद में यहाँ पर नेगोशिएशन के चलते भाई ऑफकोर्स नेमार भी 18 साल में काफ़ी ताबड़तोड़ था, सबको पता था कि ये कुछ अलग ही जनरेशनल टैलेंट होने वाला है। तो यहाँ पर डोरेवाल और जो मैनेजर था और जो सेंटोस था उनके बीच में नेगोशिएशन हुई, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस इंसिडेंट के चलते आगे नेमार को ले लूँगा और माफ़ कर दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा ही होता है कि वो नेमार को आने वाले टाइम्स में नहीं खिलाता और उसको बेंच पे रखता है। इसके चलते सेंटोस ने यहाँ पर इस बंदे को ही सैक कर दिया, और यहाँ पर बाद में इन दोनों के बीच में कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मसालेदार खबर है अभी फिलहाल ब्राज़ील नेशनल टीम में। इसी के साथ अगर बात करें, जब मेसी की बात करी है, तो एल मुंडो की एक रिपोर्ट के हिसाब से भाई इंटर मियामी ने बार्सिलोना की एक फ्रेंडली की रिक्वेस्ट यहाँ पर ठुकरा दी है। अब देखो तुमको पता है कि इंटर मियामी का आने वाले टाइम में अल नसर अल हिलाल के साथ एक फ्रेंडली वाला मैच होने वाला है, जिसके बाद वो और जगह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो क्योंकि उनका फ्रेंडली वाला एक स्पेस चल रहा है, अभी उनका वेकेशन चल रहा है, फरवरी में उनका नया सीजन स्टार्ट होगा, जब यूरोपियन फुटबॉल का वेकेशन स्टार्ट होगा तो बार्सिलोना ये चाहती है कि भाई एक फ्रेंडली हम इंटर मियामी के साथ खेलें। ऑफकोर्स उनको भी आई बॉल्स चाहिए, उनको भी पैसा बनाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जुलाई से अगस्त में यहाँ पर एक वेकेशन होता है, एक ब्रेक होता है, क्योंकि लीग कप, MLS का जो लीग कप होता है उसके लिए वो अकोमोडेट करते हैं। ऐसे में इंटर मियामी कहती है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बार्सिलोना के साथ यहाँ पर फ्रेंडली नहीं खेल सकते। और ऑफ कोर्स यहाँ पर बार्सिलोना के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि यार देखो चाहते भी थे कि लियोनेल मेसी के साथ खेला जाए, और यहाँ पर उनको आई बॉल्स भी मिलती है और उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा पैसा भी मिलता, और ये तो खैर इंटर मियामी के पार्ट पे उनको भी पैसा मिलता है। ऑफकोर्स उधर मेसी है तो उधर बार्सिलोना का पूरा एक सेक्शन है। इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी एल क्लासिको की, तो देखो यार जब भी एल क्लासिको की बात होती है ना, तो मैं यहाँ पर इतना टैक्टिकल प्रीव्यू करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कोई कभी भी पलट सकता है। जब भी क्या है, देखो बार्सिलोना की कोई हालत हो, रियल मैड्रिड कोई हालत हो, मेरे को लगता है कि एल क्लासिको में तो दोनों का पलड़ा ही भारी होता है, 51-49 वाला हिसाब हो जाता है। यहाँ पर ऑफकोर्स कुछ टीम न्यूज़ और अपडेट्स बताया था मैं तुमको। सबसे पहले बार्सिलोना के अपडेट बताते हैं, रफीनिया नहीं खेलेगा ऑफकोर्स इंजरी के चलते। दिक्कत की बात यहाँ पर यह है कि शायद से पेड्री, गुंडोगन और इनकी मिडफील्ड को अगर लेके आ गया तो भाई रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। रियल मैड्रिड की अगर अपडेट की बात बताएं तो यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने कंफर्म कर दिया कि उसने अपनी टीम सेलेक्ट कर ली है, बस यहाँ पर वो बताएगा नहीं। ऑफकोर्स कैपा भी खेल सकता है, लुनिन भी खेल सकता है, लेकिन काफ़ी अपडेट्स के हिसाब से टोनी क्रूस मिडफील्ड में वापसी करने वाले हैं और मॉड्रिच इस बार बेंच पे बैठेगा, यानी कि उधर से गुंडोगन, इधर से टोनी क्रूस। देखो एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लग रहा है, वो यहाँ पर गुंडोगन का लग रहा है, क्योंकि गुंडोगन गेम कभी भी पलट सकता है, और उसमें अगर पेड्री को डाल दिया तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। ऑफकोर्स यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने फटाफट से इस चीज़ को एक बार रेप्लिकेट कर दिया और इसको क्लियर कर दिया कि भाई देखो 120 मिनट का गेम खेला है, हाँ थक गए प्लेयर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी से उन्होंने रिकवर कर लिया।
कुछ की पॉइंट्स जो कि मैं देखने वाला हूं, जो कि तुमको भी देखना चाहिए और सोचना चाहिए इस पे। लेवेंडोव्स्की या विटर हो गए, या लेवेंडोव्स्की एंड विटर हो गए बोथ टुगेदर। जाओ फेलिक्स का केमियो का इतना सक्सेसफुल था कि उसको इस गेम में स्टार्टिंग 11 में डाल दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करें तो क्या विनीसियस अपनी इंजरी के बाद हॉट फॉर्म की स्ट्रीक पे जा सकता है या फिर नहीं। एंड अगेन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ब्राहिम दियाज, क्योंकि उसने कंफर्म ये दिखा दिया है सबको कि भाई वो स्टार्टिंग 11 में एक अपनी जगह तो कंफर्म कर सकता है। बट अगेन लाइक रॉड्रिगो, विनीसियस एंड बेलिंगम, बहुत बड़ी लिस्ट है आगे। इसी के साथ अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ये तो कंफर्म है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में शायद से एक डील हमको कंफर्म करती हुई दिख सकती है, या फिर ये तो कंफर्म हो ही गया कि टारगेट कौन है, एंड दैट इज द CDM। अब देखो टारगेट के हिसाब से यहाँ पर एवर्टन का ओनाना जो है भाई वो एक बहुत बड़ा टारगेट निकल के आया है। 34-40 मिलियन के आसपास का प्राइस टैग है, लेकिन एवर्टन शायद से उसको सेल करेगी नहीं। देखो पहली चीज़ तो ये कि यस FFP से थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि रेलीगेशन बैटल को अगर हटाना है तो जनवरी में इसको जाने नहीं दे सकते। इसी के साथ यहाँ पर स्पोर्टिंग का भी एक प्लेयर है जो अगेन यहाँ पर 40-50-60 मिलियन की डील हो सकती है, और वहां पर भी बताया गया कि स्पोर्टिंग वो चाहती है कि भाई या तो रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दो जो कि शायद से 66 मिलियन पाउंड्स का है, या फिर हम नहीं एग्री कर सकते। इसी के साथ मैंने तुमको 2-3 पहले दिन बताया था कि यहाँ पर स्काल्विनी जो कि एटलांटा के सेंटर बैक है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और शायद से ये डील भी हो सकती है। तो 2 एरियाज हमको मिल गए, एक सेंटर बैक और एक CDM, जिसमें मेरे को लगता है कि CDM एक हाई प्रायोरिटी है। खैर मजे लेने की बात बताऊँ तो जेडन सांचो ने अपने पहले ही लाइक डॉर्टमुंड 2.0 डेब्यू पे एक असिस्ट करा और बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी लोग कह रहे हैं कि टेन हैग वो, मैनचेस्टर यूनाइटेड ये खराब है। देखो मैं तुमको बताऊँ, जर्मन फुटबॉल, प्रीमियर लीग फुटबॉल बहुत ज़्यादा अलग है। जिस लेवल की फ्रीडम, जिस लेवल की एक्सप्रेशन और जिस लेवल का कह सकते हो कि रोल उसका डॉर्टमुंड में है, वो यूनाइटेड में कभी हो ही नहीं सकता। और कह सकते हो कि लाइक ऑफ कोर्स टेन हैग सेंचो के बीच जो हुआ था उसका तो खैर पता ही है। इसी के बाद अगर अपनी लास्ट अपडेट की बात करें तो और भी ज़्यादा मसालेदार है। जेमी कैरेगर की बात करते हैं तो कैरेगर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी समझाई है। अभी पहले कैरेगर की स्टोरी सुन लेते हैं, फिर तुम मेरी स्टोरी कैरेगर पे सुन लेना। कैरेगर ने यहाँ पर बताया कि मो साला वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर जर्गन क्लॉप। उन्होंने बताया कि 2017 में जर्गन क्लॉप कभी चाहता ही नहीं था कि मो साला को लेके आ जाए, वो चाहता था कि हम यूलियन ब्रांड को लेके आए। लेकिन उन्होंने बताया कि लिवरपूल, जिसने पहले भी ट्राई किया साइन करने के लिए, जब साला ने चेल्सी के लिए इवेंचुअली साइन कर लिया था, उन्होंने लाइक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी ओपिनियन दिया और इस चीज़ को मेक श्योर किया कि जर्गन क्लॉप को मनाया जाए कि भाई तू साला को ही ले। इसलिए यहाँ पर जेमी कैरेगर कहते हैं कि ब्रांड को नहीं लिया गया, लेकिन जूलियन ब्रांड हमेशा से यहाँ पर जर्गन क्लॉप का एक काफ़ी बड़ा, और ऑफकोर्स दोनों जर्मन फुटबॉल में ही खेलते थे। इसको यहाँ पर प्रूव करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्राइम एग्जाम्पल है कि किसी भी मैनेजर पे एक प्लेयर थोपना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मैनेजर को पूरी तरीके से वीटो भी नहीं देनी चाहिए कि वो किसी भी प्लेयर को यहाँ पर साइन कर ले। डेफिनेटली यहाँ पर एक नेगोशिएशन होना चाहिए। चेल्सी कह सकते हो तुम यहाँ पर जावी और टेन हैग इसके प्राइम एग्जाम्पल है। जावी ने तो क्या ही अपनी चलाई होगी अभी तक, वो इतने तो कंजस्टेड उसमें काम कर रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी कैरेगर की बकचोदी की। तो अभी रिसेंट टाइम में ना गैरी नेविल और जेमी कैरेगर का काफ़ी ज़्यादा वायरल एक पॉडकास्ट जा रहा है, जिसमें यहाँ पर वो EAFC टीम ऑफ द ईयर की टीम चुन रहे थे। तो में से काफ़ी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैं तुमको पूरा किस्सा समझा देता हूँ और कोट बाय कोट समझा देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग ये होती है कि भाई जेमी कैरेगर कहता है कि भाई EAFC टीम ऑफ द ईयर 2023 मैं लियोनेल मेसी को पिक करूंगा। अब गैरी नेविल ने यहाँ पर कहा कि देखो डेफिनेटली मेसी एक बहुत स्पेक्टेकुलर प्लेयर है, लेकिन कैरेगर ने जब ये कहा कि मैं मेसी को इसलिए पिक करूंगा क्योंकि मेसी ने यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता है, तो मेसी को टीम ऑफ द ईयर में आना चाहिए। इस पर गैरी नेविल कहते हैं कि 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था, ये 2023 की टीम ऑफ द ईयर है भाई। ऐसे में यहाँ पर मेसी 2023 के कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी नहीं आ सकता टीम ऑफ द ईयर में। इसके बाद जेमी कैरेगर कहते हैं कि भाई देख एक मिनट, वो PSG में भी आया था, उसने PSG में बढ़िया खेला और उसने MLS में भी 10 गोल मारे, इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली मेसी तो आएगा स्टार्टिंग 11 में। इस पर नेविल कहते हैं कि देखो डेफिनेटली यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है विनीसियस जूनियर ने काम बढ़िया किया। उसने 44 गेम्स में 18 गोल 17 असिस्ट करे, यानी कि 35 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस पर कैरेगर भाई साहब कहते हैं कि क्या बकवास है, लाइक लालीगा जैसे जोक लीग में, और वो भी रियल मैड्रिड की तरफ से, और रियल मैड्रिड ने लालीगा भी नहीं जीती। ये तो प्रॉपर जोक है और इसका कोई मान्यता नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो विनीसियस जूनियर ने करा है, इसलिए मेरे तो लियोनेल मेसी। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा ये है कि लियोनेल मेसी को क्यों लाया गया, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा मायने ये रखता है कि ये भाई रियल मैड्रिड और लालीगा को जोक कैसे कह सकता है, ये पागल आदमी है क्या भाई। लाइक ठीक है, लालीगा में सेकंड आए थे, चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल तक गए थे, और इसके तो घर में ही आके मारा था 5-2 से, और उसके बाद यहाँ पर हम कोपा देल रे भी जीते थे, और लालीगा जोक लीग है भाई। इतना मतलब यार इतना ज़्यादा
काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो मेसी के गुड बुक्स में आना चाहता है, मेसी ने उसको गधे का लंड बताया था, जो भी बताया था, लेकिन भाई इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पंडित है ना भाई ये चूतिया।